नमस्कार प्रिय साथियों। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान में। साथियों, कई बार मैं कमेंट्स देखता हूं और हमारे जो भी दर्शक हैं वे इस बात से कन्फ्यूजन में रहते हैं कि आखिर साढ़े साती कब शुरू होती है, किस प्रकार से शनिदेव का गोचर होता है जो उनके ऊपर साढ़े साती लगती हो। और कई बार कमेंट्स में हमसे ढैया पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि आखिर शनिदेव की ढैया किस प्रकार से लगती है। तो साथियों, आज मैं हाजिर हूं आपके समक्ष इसी प्रकार के वीडियो को लेकर के, जिसमें कि मैं आपको ढैया और साढ़े साती से संबंधित फर्क भी बताऊंगा और ये किस प्रकार से बनते हैं ये भी बताऊंगा। तो साथियों, देर न करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। साथियों, शनिदेव की चाहे ढैया हो चाहे साढ़े साती हो, इसका पूरे संसार में ही एक प्रकार से लोगों के बीच में भय रहता है कि अब उन पर साढ़े साती शुरू होने वाली है, तो मान लीजिए कि उनके पैरों की तले जो जमीन है वो खिसक जाती है, या फिर उनको ये पता चल जाए कि अब आपके ऊपर शनिदेव की ढैया चालू होने वाली है, तो व्यक्ति की हालत खराब होना शुरू हो जाती है। परंतु ऐसा नहीं है। ढैया और साढ़े साती कई लोगों को बहुत ज़्यादा फल भी जाती है और व्यक्ति अपने जीवन में इतनी तरक्की नहीं कर पाता जितनी कि शनिदेव की ढैया और साढ़े साती में कर लेता है। खैर, वो तो निर्भर करता है कि व्यक्ति किस लग्न का है, किस राशि का है और शनिदेव की उसकी अपनी जन्म पत्रिका में क्या स्थितियां हैं। परंतु ज़्यादातर मामलों में ढैया और साढ़े साती लोगों को नहीं फलती और शनिदेव, जिन्हें न्याय का देवता कहा जाता है, कर्म फल दाता कहा जाता है, ये इस पीरियड में बहुत एक्टिव हो जाते हैं आपके ऊपर और आपके किए गए कर्मों के अनुसार आपको ये परिणाम प्रदान करते हैं। तो साथियों, पहले जान लेते हैं कि आखिर ढैया बन किस तरीके से जाती है, किसी की राशि से किस प्रकार से बनेगी किसी की कुंडली में। तो उदाहरण के तौर पर मैंने एक यहाँ पर वृश्चिक राशि की कुंडली बनाई है। जैसे आपकी वृश्चिक राशि है, ठीक है, तो अब हम शनिदेव का प्रेजेंट में गोचर देखेंगे कि शनिदेव आखिर किस राशि में गोचर कर रहे हैं। ठीक है, तो चंद्रमा से जब भी चौथे घर में शनिदेव गोचर करते हैं या फिर चंद्रमा से आठवें घर में गोचर करते हैं, तो व्यक्ति के ऊपर शनिदेव की ढैया चालू हो जाती है। ये जो पीरियड होता है 2.5 वर्ष का होता है। साथियों, जैसे कि मान लीजिए आपकी वृश्चिक राशि है, ठीक है, आप वृश्चिक राशि के स्वामी हैं, जातक हैं, सॉरी, आप वृश्चिक राशि के जातक हैं और शनिदेव जो कि कुंभ राशि में इस समय एट प्रेजेंट कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो वृश्चिक राशि से कुंभ राशि अब देखेंगे क्या ये चौथे चौथे भाव में आ रही है। तो 8, 9, 10 और 11 इस राशि को भी गिनेंगे यहीं पर, तो इसको भी गिना जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि अब मैंने आपकी वृश्चिक राशि बोली है तो आप 9 नंबर से गिने, नहीं, आपको 8 नंबर इस 4 में शामिल करना होगा। जैसे वृश्चिक राशि आपकी, तो 8, 9, 10 और 11 और शनिदेव कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं चंद्रमा से चौथे घर में वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो इन पर इस समय ढैया चल रही है। इसके बाद में जब भी चंद्रमा से शनिदेव आठवें घर में गोचर कर रहे हो तो क्या होगा, तो उन लोगों पर भी ढैया चलती है। जैसे कि इस समय कर्क राशि वालों का हाल है, ये भी ढैया से होकर के गुजर रहे हैं। अब कैसे, तो आप जैसे मैंने यहाँ पर 8 नंबर लिखा है, आप यहाँ पर 4 नंबर लिख दीजिए, तो आपकी वो बन गई कर्क राशि, क्योंकि चंद्रमा कर्क राशि में बैठा होगा तो आपकी राशि बन गई कर्क। अब कर्क से आप देखो 4 नंबर से गिनो, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, तो शनिदेव आठवें घर में आ रहे हैं और 11 नंबर में गोचर कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि इन पर भी जो है वो ढैया चल रही है। तो कहने का मतलब है कि कर्क राशि और वृश्चिक राशि, इन दोनों राशियों पर शनिदेव की क्या हो गई, ढैया। आशा करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। 1 मिनट में फिर से रिपीट कर देता हूं। जैसे कि चंद्रमा
मैंने उदाहरण के तौर पर दिखाया है, वृश्चिक राशि में है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि शनिदेव आखिर किस राशि में गोचर कर रहे हैं। अब जैसे अभी इस समय शनिदेव का जो गोचर चल रहा है ये कुंभ राशि में चल रहा है। 29 मार्च 2025 तक ये कुंभ राशि में ही रहेंगे, ठीक है। अब कुंभ राशि आपकी राशि से क्या 4 घर आगे बढ़ती है? तो देख लीजिए, 8, 8, 9, 10 और 11, जी हाँ, 4 घर आगे बढ़ रही है। इसलिए वृश्चिक राशि के ऊपर जो है शनिदेव की ढैया है। और किस राशि के ऊपर है? तो कर्क राशि वालों पर, क्योंकि अब मान लीजिए यहां पर 4 का अंक लिखा हो तो 4 से गिनिए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और शनिदेव जो है 11 नंबर यानी कि कुंभ राशि में कर रहे हैं गोचर। तो चंद्रमा से जब भी चौथे घर में गोचर करेंगे या 8वें घर में गोचर करेंगे तो आप पर चलेगी ढैया। ये बात आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं साढ़े साती की। तो साढ़े साती किस प्रकार से चलती है? तो आपकी जो कोई भी राशि हो, आपकी जो कोई भी राशि हो, शनिदेव या तो उसके पिछले भाव में गोचर कर रहे हों, उस राशि से 12वें भाव में गोचर कर रहे हों, या फिर उसी राशि में गोचर कर रहे हों, या फिर उस राशि के अगले भाव में गोचर कर रहे हों, तो ये शनिदेव की साढ़े साती कही जाती है। इसमें भी व्यक्ति काफ़ी कुछ दुनियादारी सीखता है, काफ़ी परेशानियां व्यक्ति को जीवन में उठानी पड़ जाती हैं और व्यक्ति का जो जितने भी रिश्ते हैं उन रिश्तों का दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। शनिदेव जो हैं अपनी इस साढ़े साती में व्यक्ति को इतना ज्ञान देते हैं, इतनी दुनियादारी सिखाते हैं। अब आप उसको नेगेटिवली मत लें, क्योंकि आप यहाँ पर शनिदेव का जो दिया हुआ साढ़े साती में ज्ञान है ना, आप इसको जीवन भर भूलेंगे नहीं और आपको अपने जीवन का अर्थ समझ में आ जाएगा। मैं तो कहता हूं कि हर व्यक्ति को जो है ये समय जरूर आना चाहिए और आता भी है। यदि व्यक्ति ने अपना 40-50 वर्ष की आयु का है व्यक्ति, तो उसको ऐसा हो ही नहीं सकता कि शनिदेव की साढ़े साती एक बार ना मिली हो जीवन में, या शनिदेव की ढैया ना मिली हो। हर व्यक्ति को जो है वो ये अकल सिखाते ही सिखाते हैं, ये मान करके चलिए। तो जैसा मैंने कहा, जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर मैंने मीन राशि ले ली, क्योंकि इस समय जो है मीन राशि वालों पर शनिदेव की साढ़े साती चालू है। तो मैंने क्या कहा कि जब भी शनिदेव गोचर करेंगे आपकी राशि से 12वें भाव में। अब यहाँ पर मैंने लिख दी मीन राशि। क्यों ये मीन राशि क्यों हुई? क्योंकि चंद्रमा है मीन राशि में, ठीक है। अब चंद्रमा से 12वां घर हुआ ये वाला, और यहाँ पर नंबर कौन सा आएगा? तो यहाँ पर रहेगी कुंभ राशि। तो शनिदेव जो है कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, तो ये चंद्रमा से मीन राशि वालों के लिए ये 12वें भाव में बैठे हैं, तो इन पर साढ़े साती शुरू हो गई। और ये इसका पहला चरण होता है। जब भी 12वें भाव में होता है तो ये इनका पहला चरण होता है। इसके बाद में अब ये जब भी गोचर करेंगे तो ये आ जाएंगे मीन राशि में, जो कि 29 मार्च 2025 को आ जाएंगे ये मीन राशि में, ठीक है। और जैसे ये मीन राशि में आएंगे तो अब इनका दूसरा चरण चालू हो जाएगा। और इसके बाद में फिर जब शनिदेव यहां पर गोचर करेंगे यानी कि मेष राशि में, तो ये मीन राशि वालों का आखिरी चरण होगा, ठीक है। ये मीन राशि वालों का आखिरी चरण होगा। तो इस प्रकार से साथियों इनकी साढ़े साती लगती है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट किए देता हूं। जो कोई भी राशि आपकी है, जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपकी राशि है मीन राशि, ठीक है। आप देखिए कि आपके 12वें भाव में क्या शनिदेव गोचर कर रहे हैं। तो आप इसी तरीके की जन्म पत्रिका ड्रॉ कर लीजिए। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो यहाँ पर 11 नंबर की राशि पड़ेगी और शनिदेव जो है कुंभ राशि में गोचर कर ही रहे हैं, तो इन पर हो गई साढ़े साती शुरू। अब जब ये कुंभ से जब ये चलेंगे कहाँ पर? मीन राशि में, तो मीन राशि का दूसरा चरण चालू हो जाएगा। पहला चरण कहाँ शुरू हुआ था? 12वें भाव में जब थे। अब जब ये मीन राशि में आएंगे तो दूसरा चरण चालू हो जाएगा, और जब मीन से जब मेष राशि में जाएंगे तो ये इनका आखिरी चरण होता है। तो इस प्रकार से साढ़े साती लगती है।
तो साथियों, आशा करता हूं कि आज के वीडियो में आप समझ पाए होंगे कि व्यक्ति के ऊपर ढैया और साढ़े साती किस प्रकार से चलती है। और जरूरी नहीं है कि आपको साढ़े साती और ढैया में ये मानसिक रूप से पीड़ित ही करें। ये तो बात मान करके चलिए, ये सबक तो सिखाते हैं, सबक सिखाएंगे आपको, दुनियादारी सिखाएंगे, परंतु वो सबक हो सकता है कि आपको आगे जा करके जीवन में इतना फलदायी साबित हो कि आप जो है बहुत तरक्की करें इन्हीं के द्वारा दिए हुए सबक से। तो कभी भी भय नहीं खाना चाहिए। और शनिदेव की ढैया और साढ़े साती में आप नित्य प्रतिदिन शनिदेव मंदिर जाना शुरू निश्चित तौर पर करिए। शनिदेव की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री राम।